हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेज जियो पर स्वागत है। आज की ये वीडियो पॉलिटी एमसीक्यूज की मैराथन वीडियो है। इसमें 100 से भी ज़्यादा पॉलिटी के एमसीक्यूज हैं और इसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, जो कि आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में मदद करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, In which year was the पंचायती राज सिस्टम introduced in India? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1959 में। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन के माध्यम से की गई थी। पंचायती राज के 3 टियर स्कीम ने 2 अक्टूबर 1959 को कार्य करना शुरू किया। 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया था। भारत में पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स? भारतीय संविधान के किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका सही आंसर है 61st अमेंडमेंट, 61वां संशोधन। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन, जो कि 1989 में पास किया गया था, उसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 1988 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करने के लिए संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India lies with? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने की शक्ति भारत के संसद के पास है, यानी इंडियन पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन 28 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी 2 दिन बाद इसका इनॉग्रेशन किया गया। 1950 का जो मूल संविधान था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 1 न्यायाधीश, 1 चीफ जस्टिस और 7 जजेस थे। और जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ता गया और मामले बढ़ते गए, वैसे वैसे ही संसद ने जजेस की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। 1950 में 8 जजेस थे, उनको 1956 में बढ़ाकर 11 कर दिया गया। 1960 में बढ़ाकर के 14 कर दिया गया। 1978 में जजेस की संख्या बढ़ाकर के 18 कर दी गई। 1986 में जजेस की संख्या 26 कर दी गई। 2009 में जजेस की संख्या बढ़ाकर के 31 कर दी गई और 2019 में उनकी संख्या 34 कर दी गई। और जैसे जैसे जजेस की संख्या में वृद्धि होती रही, वे 2 या 3 की छोटी पीठों में बैठते रहे। 5 या 5 से अधिक की बड़ी पीठों में जजेस एक साथ तब आते हैं जब ऐसा करना आवश्यक हो या किसी मतभेद या विवाद को सुलझाना हो। जैसे अयोध्या मामले के विवाद को सुलझाने के लिए 5 जजेस की पीठ बैठी थी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में है, वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों, विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करने के लिए और सरकार में स्थिरता लाने के लिए संसद ने 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ को संविधान में शामिल किया था। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग शब्द का अर्थ ये होता है कि किसी पद पर एक मौजूद व्यक्ति को उस पद के लिए जो भी उसकी शक्तियां हैं और जो उसके दायित्व हैं, उससे उसको हटा दिया जाता है। ये शब्द आमतौर पर राष्ट्रपति, न्यायिक न्यायाधीशों के लिए और अन्य संवैधानिक अधिकारियों के संदर्भ में प्रयोग होता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनके पद से हटाया जा सकता है। संसद में कोई भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का आरोप शुरू कर सकता है।
महाभियोग के आरोप तय करने वाले सदन के 1/4 सदस्यों को आरोपों पर हस्ताक्षर करना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस सौंपना होता है। महाभियोग प्रस्ताव को उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद आरोपों की जांच के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसने महाभियोग के आरोपों की शुरुआत की थी, और राष्ट्रपति को इस जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कोरम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट रेफर्स टू, संसद के संदर्भ में कोरम शब्द का अर्थ है, सही आंसर है द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर द प्रोसीडिंग्स टू बी वैलिड। कोरम का अर्थ ये होता है कि सदन में जो कार्य करने के लिए उपस्थित सदस्य हैं उनकी न्यूनतम संख्या हो। लोकसभा और राज्यसभा में बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 10% सांसदों की मौजूदगी अनिवार्य है, इसे ही कोरम कहा जाता है। अगर किसी समय कोरम ना हो तो सभापति या अध्यक्ष के रूप में जो कार्य कर रहे व्यक्ति हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो सदन को स्थगित कर दें। अगर किसी समय कोरम ना हो तो सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो सदन को स्थगित कर दे या उसे तब तक निलंबित रखें जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 243। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 ग्राम पंचायत के एस्टेब्लिशमेंट से डील करता है। ये पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से डील करता है, वो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है, जिससे कि वे स्व सरकार के रूप में कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इज रिलेटेड टू। 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे पंचायती राज अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर स्थानीय पंचायतों तक शक्ति और निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण करना और अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिए सशक्त बनाना। आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि यहाँ तक के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके फ्रेंड्स जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उनको शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हों तो लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाती है और अगर ये भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से उधार ली गई है? इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि संविधान न्यायपालिका को कानून और सरकारी कार्यों की समीक्षा करने की अनुमति देता है और ये कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से उधार ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और भारतीय संविधान में जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है वो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस। तो भारतीय संविधान का जो मूल संरचना का सिद्धांत है उसकी स्थापना केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 5 ईयर प्लान्स बनाता था। इसे 2015 में नीति आयोग द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरकारिया कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू। सरकारिया आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस लिए किया गया था। इसका सही आंसर है टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने 9 जून 1983 में किया था। इस आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया ने की थी, जिसके नाम पर इस कमीशन का नाम रखा गया। सरकारिया कमीशन केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच और समीक्षा करता है और उन्हें सुधारने के उपायों का सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule of the Indian Constitution contains the provisions regarding the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। इसका सही आंसर है 5th शेड्यूल। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधानों का उल्लेख करता है और ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों राज्यों के अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, वो 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। The President can proclaim financial emergency under which article of the Indian Constitution? राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका सही आंसर है आर्टिकल 360। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है और इस घोषणा को करने के लिए राष्ट्रपति को कुछ आधार देखने पड़ते हैं और वो आधार हैं, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र में किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है। तो 1975 में जो 38वां संशोधन अधिनियम आया था उसके अनुसार वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम थी और निर्णायक थी और किसी भी आधार पर उसे किसी भी अदालत में संदिग्ध नहीं कर सकते थे। लेकिन 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम आया जिसमें 38वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए प्रावधान को हटा दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ला दिया गया, यानी अब इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना से संबंधित है। 2 अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद से संबंधित हैं, जहां अनुच्छेद 74 में यह उल्लेख किया गया है कि परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू द इंडियन जुडिशियरी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका से संबंधित संवैधानिक संशोधन नहीं है। इसका सही आंसर है 86th अमेंडमेंट एक्ट। 2002 का 46वां संशोधन अधिनियम शिक्षा से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में आया और ये भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए गए, इसलिए इसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 99th संशोधन अधिनियम 2014 में लाया गया था
और इसमें एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था और 101वां संशोधन अधिनियम ने जीएसटी को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज करेक्ट? भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये सही आंसर है। जब भी नेशनल इमरजेंसी होती है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, तो ये गलत है क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के पहले अभी हमने डिस्कस किया, इसको सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, फंडामेंटल राइट्स अप्लाई ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स, ये भी गलत है, ये फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है जो इंडिया में हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉन इन्फोर्सिएबल, ये भी गलत है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिएबल होते हैं और ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्स किए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि यहाँ तक के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके फ्रेंड्स जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उनको शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि भारतीय स्थानीय स्व सरकार के पिता के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन का गठन किया था और उसकी बुनियादी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर है, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो ही फाइनल होगा। भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का दायरा प्रदान किया गया है। न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने की अनुमति देती है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 226 और 246 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स ऑफ? भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किन आदर्शों को दर्शाती है? भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोवरेनिटी और जस्टिस को दर्शाती है। भारत की संविधान की उद्देशिका कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सारे आइडियाज को दर्शाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित मानी जाती है। Which article of the Indian Constitution deals with the appointment and term of the office of the Comptroller and Auditor General of India? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 148। भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 ये कहता है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 148 कैग के टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में डिस्कस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज अ रेमेडी अवेलेबल टू सेफगार्ड? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किस सुरक्षा के लिए उपलब्ध एक उपाय है? तो इसका सही आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि आपके पास शरीर है। यह एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है यानी रिट है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है।
हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञा पत्र अदालत द्वारा पुलिस या किसी अन्य गिरफ्तार करने वाले राजकीय संस्था को ये आदेश जारी करती है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। यह आज्ञा पत्र गिरफ्तार हुआ व्यक्ति स्वयं या उसका कोई सहयोगी जैसे कि कोई वकील न्यायालय से याचना करके प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(2) में रिटों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो इसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी, यानी या तो 6 साल की सर्विस हो गई हो या फिर एज 65 इयर्स की हो। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, यानी कि 6 साल की सर्विस पहले हो जाए या फिर अगर एज 65 इयर्स की हो जाए, तो दोनों में से जो भी पहले हो तब तक ही वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 316 ये कहता है कि यूपीएससी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains provisions regarding the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है 6th शेड्यूल। भारतीय संविधान का 6th शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से रिलेटेड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है और 5th शेड्यूल इसके अलावा जो भी राज्य हैं उससे रिलेटेड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज। संसद के 2 सत्रों के बीच अनुमत अधिकतम अंतर है। इसका सही आंसर है 6 months, 6 महीने। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने का होता है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को ऐसे अंतराल पर बुलाने के लिए बाध्य है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 महीने का हो। इसलिए संसद को वर्ष में 2 बार बैठक करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ रिट पिटीशन इज करेक्ट। रिट याचिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है, इट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। रिट को दोनों पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में फाइल किया जा सकता है। रिट याचिका किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा दायर की जा सकती है जिसके मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है। याचिकाकर्ता भारत के सुप्रीम कोर्ट या देश के किसी भी हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 280। भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में डील करता है। Who has the power to make laws on matters included in the state list? राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लिस्ट में यानी राज्य सूची में लॉज बनाने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों को 3 सूचियों में वितरण किया गया है। सूची 1 जिसको संघ सूची या यूनियन लिस्ट कहते हैं, सूची 2 जिसे राज्य सूची या फिर स्टेट लिस्ट कहते हैं और सूची 3 जिसे समवर्ती सूची या फिर कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। और इन तीनों सूचियों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आता है यानी 7th शेड्यूल में आता है। संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। इस सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं, लेकिन मूल रूप में 97 विषय थे। और इस सूची में रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य, लेखा परीक्षा, जनगणना और इस तरह के और भी मामले आते हैं। और राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास होती हैं। इसमें वर्तमान में 59 विषय हैं
मूल रूप में इसमें 66 विषय हुआ करते थे और इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, जेल, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, बाजार, थिएटर, ये सारे मामले आते हैं। और तीसरा, समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। इस सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और इसमें मूल रूप से 47 विषय थे और इसमें आपराधिक कानून और प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, दवाएं, समाचार पत्र, इस तरह के मामले समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट of 2016 introduced a goods and services tax GST replacing which taxes? 2016 के 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने किन करों की जगह एक वस्तु और सेवा कर GST पेश किया? तो इसका सही आंसर है वैल्यू एडेड टैक्स VAT एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स CST। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसने वैट और CST को रिप्लेस करके GST को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के प्रावधान से संबंधित है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 338। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के प्रावधान से संबंधित है, जिसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में नहीं है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, यानी 6 माह से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों आंसर सही हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं या फिर उनके 65 साल की उम्र तक ऑफिस होल्ड करते हैं। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस 6 साल की हो गई हो तो वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर वो 65 साल के हो गए तो उसके बाद वो ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 324(2) ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है और आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है और आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस दोनों हाउस में से कोई भी हाउस शुरू कर सकता है।
और भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के बारे में चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? भारत के योजना आयोग को किस संस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। 2015 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि सरकार की शक्तियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पावर्स, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर आपको हमारे चैनल नॉलेजियो पर दिखाए गए इस पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज के प्लेलिस्ट के वीडियो पर एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये क्वेश्चंस आपके अन्य दोस्तों या जानने वालों को भी लाभ पहुंचा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज? भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय की अवधि है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। जब उनकी उम्र 65 साल की हो जाती है तब वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का खंड 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के बारे में बात करता है और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल होता है। एक बार चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो 65 साल की उम्र तक वो ऑफिस में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? तो फाइनेंस कमीशन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो सही आंसर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए 1964 में बनाया गया था। 2003 में संसद ने सीबीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला एक कानून बनाया। इसे एक स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है, यानी सीबीसी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है। ये कहता है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद पर प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित रूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारत में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हेड प्रेसिडेंट द्वारा चुना जाता है और 2004 में आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया था और एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था जिसे 338A कहते हैं। उसके तहत 2004 में NCST को सेटअप किया गया था और ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a fundamental right guaranteed by the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है। शुरुआत में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का पार्ट हुआ करता था। उस समय 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे,
लेकिन बाद में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत जो 1978 में आया था, उसके अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 301 में प्लेस कर दिया गया और भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 से 35 जो पार्ट 3 में है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। तो एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि यहाँ तक के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके फ्रेंड्स जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उनको शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 54। भारतीय संविधान का आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म? भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कौन पद से हटा सकता है? तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। उसे पहले 14 दिन की एडवांस नोटिस दिया जाता है और फिर राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति व्यक्त की जा सकती है। उन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही आंसर है नो फिक्स टेन्योर। भारत के अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है और वो अपना ऑफिस तब तक होल्ड करता है जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा हो। अटॉर्नी जनरल को संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के आग्रह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? इसका सही आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आर्टिकल 110 के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर ये डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 मनी बिल को डिफाइन करता है। मनी बिल जनरली फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होता है, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, इस तरह के सारे मैटर्स मनी बिल के अंतर्गत आते हैं और लोकसभा का स्पीकर ही फाइनल डिसीजन देता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर ऑफ स्टेट? किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। किसी राज्य के गवर्नर को उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। अगर वो अनुपस्थित है तो उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following articles of the Indian Constitution deals with the establishment and composition of the Finance Commission? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना और संरचना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के स्थापना और संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding the Attorney General of India is correct? भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है द अटॉर्नी जनरल मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये ऑप्शन गलत है। अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द अटॉर्नी जनरल प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस ओनली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है, ना कि केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है द अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो ये ऑप्शन सही है। अटॉर्नी जनरल यूनियन कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है।
हालांकि इसे यूनियन कैबिनेट के सारे प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है और अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, यानी लीगल एडवाइजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी? अक्षमता के आधार पर भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा केवल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है और उसके बाद लोकसभा इसे पारित कर सकती है। इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statements regarding the National Human Rights Commission NHRC is not correct? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है NHRC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये गलत है क्योंकि NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा ऑप्शन है NHRC is constituted on 12th October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance of 28 September 1993। तो ये ऑप्शन सही है। NHRC 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है NHRC is headed by the Chief Justice of India। ये ऑप्शन भी सही है। NHRC का जो हेड होता है वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है NHRC सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन सही है क्योंकि NHRC अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट NHRC के बारे में करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है ए, NHRC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये NHRC के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which article of the Indian Constitution deals with the appointment and term of office of the Speaker of the Lok Sabha? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 93। अनुच्छेद 93 लोकसभा के स्पीकर के अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has the power to amend the Constitution of India? भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोड़, बदलाव या निरस्त कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को ये पावर दी जाती है कि वो संविधान में कुछ बदलाव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ कैन बी चैलेंज्ड इन विच कोर्ट? किसी कानून की संवैधानिक वैधता को किस अदालत में चुनौती दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय में ही किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the head of the National Commission for Women NCW in India? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर है चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following bodies recommends the principles governing the grants in aid of the revenues of the states out of the Consolidated Fund of India? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका सही आंसर है फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बात करता है और इस कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि यहाँ तक के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके फ्रेंड्स जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनको शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 32। रिट्स का अर्थ न्यायालय के नाम लिखित आदेश होता है। यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या किसी इकाई को एक विशिष्ट कार्य करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने से रोकने का आदेश देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 विशेष रूप से 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान करते हैं। ये रिट अलग अलग परिस्थितियों में जारी किए जाते हैं और ये रिट्स हैं हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस यानी परमादेश, प्रोहिबिशन यानी निषेध, सर्ट्यूरेरी एंड क्यू वारंटो। और अनुच्छेद 42 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 42 विशेष रूप से काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है। ये कहता है राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 226 जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने के प्रावधान से संबंधित है और आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is not eligible to become a governor of an Indian state? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य का राज्यपाल बनने के योग्य नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सही है क्योंकि गवर्नर के लिए सबसे पहली योग्यता ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ये भी सही है, किसी भी व्यक्ति को गवर्नर बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है अ पर्सन हु डजंट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी सही ऑप्शन है। गवर्नर बनने के लिए व्यक्ति को राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि गवर्नर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज नॉट एलिजिबल टू बिकम अ गवर्नर। तो इसका राइट आंसर है अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की पावर देता है। आर्टिकल 356 किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाने के बारे में बात करता है। आर्टिकल 365 ये भी प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 356 और दूसरा है आर्टिकल 365। अनुच्छेद 356 और 365 के अंतर को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और ये तब होता है जब राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से कोई रिपोर्ट मिलती है कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला सकती है और जब कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के कॉम्पोजिशन से डील करता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का प्रावधान है। आर्टिकल 81 लोकसभा के स्वरूप को परिभाषित करती है और आर्टिकल 82 के तहत संसद कानून द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम डिलिमिटेशन एक्ट बनाती है। अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का संचालन करना, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। दूसरा ऑप्शन है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ये भी इलेक्शन कमीशन का कार्य होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंडक्टिंग इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स, नगर पालिका के चुनाव और पंचायतों के चुनाव को आयोजित करना, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनिंग द सैलरीज एंड अलावेंसेज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता है। वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है और संसद एक कानून के माध्यम से वेतन और भत्तों का निर्धारण करती है। और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। और इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का कार्य होता है कि वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के आम चुनाव और उपचुनावों के लिए समय निर्धारित करना, मतदान केंद्रों के स्थान को तय करना, इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र जारी करना और मतदाता सूची बनाना, ये सारे कार्य इलेक्शन कमीशन के होते हैं। चुनाव आयोग वेतन और भत्तों का निर्धारण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो भारत में गवर्नमेंट के 2 सिस्टम हैं, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली में संसद में बहुमत सीटें जीतने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है और उन्हीं में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है, जो सरकार का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति प्रणाली में यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी होता है, जिसे निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और संसदीय प्रणाली में सरकार विधायी और कार्यकारी दोनों कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है, जबकि राष्ट्रपति नाममात्र कार्यकारी होता है, यानी कि लीडरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव बाय द हेड ऑफ स्टेट, यानी प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्रपति स्टेट के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो पूरी संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो एक ग्रुप में एक साथ डूबते हैं या फिर एक साथ तैरते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का अगला फीचर होता है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस बाय द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये इसका अगला फीचर है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव बाय द हेड ऑफ स्टेट और डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। और जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये एक्चुअल में प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फीचर है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का पृथक्करण। ये एक्चुअल में प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, respites or remissions of punishment is vested in the President of India under which article of the Constitution? क्षमा, प्रतिशोध, राहत या सजा की माफी देने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 72।
राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करना, राहत देना या सजा में छूट देने या सजा को निलंबित करने की शक्ति होती है। और आर्टिकल 161 यही पावर गवर्नर को देती है। और आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से डील करता है, यानी आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट के एडवाइजरी पावर से डील करता है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने से रिलेटेड है और ये आर्टिकल 31 अक्टूबर 2019 को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा, सो प्लीज डू चेक इट आउट। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तीनों में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द लोक सभा कैन रिजाइन फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू हुम? लोकसभा अध्यक्ष किसे संबोधित करके अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है? तो इसका सही आंसर है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? निम्नलिखित में से किसे संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार होता है? तो इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संविधान न्यायपालिका में निहित है। सभी कानूनों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। यदि संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST was established under which article of the Constitution? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 338A। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान का 89th संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A शामिल किया गया और उसके तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 65। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने से संबंधित है। आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए यानी उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात करता है और आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट के ओथ यानी शपथ ग्रहण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमिन्स द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के सैलरी और उनके अलाउंसेस को डिटरमिन करने की शक्ति पार्लियामेंट के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस? भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2 तरीके से उनके पद से हटाया जा सकता है, या तो वो खुद ही रिजाइन कर दें यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें, और दूसरा भारतीय संसद द्वारा चीफ जस्टिस को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति के आदेश से होता है। ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक ही सत्र में जो उपस्थित सदस्य हैं और जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उन दोनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
यानी राष्ट्रपति के आदेश पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के प्रस्ताव के आधार पर ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेरुवारी केस डेल्ट विद अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बेरुवारी मामला भारत और किस देश के बीच सीमा विवाद से निपटता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। बेरुवारी मामला 1960 का एक विवादित मामला है जो भारतीय संविधान के इतिहास में एक ऐतिहासिक मामला था। ये पूरा मामला बेरुवारी के विवादित क्षेत्र से संबंधित था जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर स्थित था। भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिणी भाग में एक जगह था, उसका नाम था बेरुवाड़ी। ये पूर्वी पाकिस्तान से सटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है और विवाद यह था कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार बेरुवारी का कोई भी क्षेत्र पाकिस्तान को नहीं देना चाहती थी और पाकिस्तान इस क्षेत्र को लेना चाहता था क्योंकि 1958 के नेहरू नून समझौते में ये स्पष्ट कहा गया था कि बेरुवारी का क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास ले गए। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार होता है और उन्होंने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और अंततः संसद को 1960 में 9वां संशोधन अधिनियम लाना पड़ा जिसने भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन किया। 1958 के नेहरू नून समझौते की शर्तों के तहत बेरुवारी संघ पाकिस्तान को दे दिया गया। तो बेरुवारी मामला भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित मामला था। Next question, who among the following is the ex-officio chairman of the National Integration Council (NIC) in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का पदेन अध्यक्ष है? तो सबसे पहले हम पदेन अध्यक्ष का मतलब समझते हैं। पदेन अध्यक्ष वो व्यक्ति होता है जो किसी अन्य पद पर होने के कारण अध्यक्ष का पद धारण करता है। मतलब ये कि किसी अन्य संगठन या समूह में उनकी स्थिति के कारण उन्हें स्वचालित रूप से अध्यक्ष की भूमिका दी जाती है। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं या प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो उसी तरह से NIC यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। NIC की शुरुआत 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बुलाए गए एक सम्मेलन में हुई थी और इसकी पहली बैठक जून 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रिट ऑफ मैंडेमस इज यूज्ड टू। परमादेश का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो सबसे पहले मैंडेमस का मतलब समझते हैं। तो मैंडेमस एक लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस या परमादेश अदालत द्वारा जारी किया गया एक कानूनी आदेश है जो एक सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण या निचली अदालत को एक विशिष्ट कार्य या कर्तव्य करने का आदेश देता है जिसे करने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य हैं। परमादेश द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह वो कार्य करे जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य करने के लिए मजबूर करना। इसके बाकी ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये क्यू वारंटो रिट के तहत आता है। क्यू वारंटो एक याचिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत कार्य किया है या कोई निर्णय लिया है। इस रिट का मेन उद्देश्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण करने के योग्य नहीं है, उसका हकदार नहीं है, तो उसे उस पद को धारण करने से रोकना है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट। किसी व्यक्ति को अदालत के सामने लाना। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है यानी हेबियस कॉर्पस रिट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर अ लोअर कोर्ट टू सेंड इट्स रिकॉर्ड टू अ हायर कोर्ट। एक निचली अदालत को अपने रिकॉर्ड उच्च न्यायालय को भेजना। ये रिट ऑफ सर्टिलिटी के अंतर्गत आता है। इसके तहत उच्च अदालत, निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को अपने समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statements regarding the fundamental duties is incorrect?
मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। ये देश के आदर्शों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और देश के विकास और बेहतरी में योगदान करने का प्रयास करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, दे वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, दे आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, दे आर इनुमरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट ऑप्शन है, they aim to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India. इनका उद्देश्य भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। तो ये ऑप्शन सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज भारत में देश के आदर्शों को बनाए रखने में और उनके विकास और बेहतरी में योगदान करने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर है, दे आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? कानून के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। रूल ऑफ लॉ कानून के शासन की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से ली गई है। कानून का शासन देश को सुव्यवस्थित रखने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding the president's emergency powers is correct? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, the president can proclaim a national emergency on the ground of internal disturbance without the cabinet's advice। तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे विदाउट नहीं, विद द कैबिनेट एडवाइस होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम कर सकता है जब कैबिनेट की तरफ से रिटन एडवाइस मिले। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ही कैन प्रोक्लेम अ स्टेट इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट। ये ऑप्शन भी गलत है। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट तभी लागू कर सकता है, तभी प्रोक्लेम कर सकता है जब उसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट मिले कि स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर इंक्लूड द पावर टू सस्पेंड एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रेसिडेंट को फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का पावर मिलता है, यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है और ये संविधान के आर्टिकल 359 के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है और ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ही कैन प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ये ऑप्शन गलत है। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम कर सकता है जब कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, द प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर्स इंक्लूड द पावर टू सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले समझते हैं कि फेडरल सिस्टम यानी संघीय प्रणाली क्या है। तो गवर्नमेंट की दो सिस्टम्स हैं, एक है फेडरल सिस्टम संघीय प्रणाली और दूसरा है नॉन फेडरल सिस्टम जिसे यूनिटरी सिस्टम भी कहते हैं, यानी एकात्मक प्रणाली। तो यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक प्रणाली में ये केंद्र सरकार से बनी होती है जिसके पास सारी शक्तियां रखी होती हैं, और संघीय प्रणाली में यानी फेडरल सिस्टम में जो सरकार की शक्तियां हैं वो विभाजित होती हैं। किसमें?
सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी केंद्र सरकार में, और स्थानीय रूप से यानी लोकल गवर्नमेंट के रूप में यानी लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये संघीय प्रणाली की विशेषता है, क्योंकि संघीय प्रणाली में जो गवर्नमेंट की पावर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऑप्शन भी सही है। ये भी फेडरल सिस्टम का एक फीचर है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, यानी संविधान ही सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी आपातकाल की घोषणा। ये फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअल में यूनिटरी गवर्नमेंट का पार्ट है, क्योंकि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ये पावर सेंटर के पास होती है। तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है, यानी नॉन फेडरल सिस्टम का फीचर है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। जब कभी भी संवैधानिक विवाद की स्थिति बनती है तो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वही बाइंडिंग यानी बाध्यकारी होता है और वही सर्वमान्य होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज नॉट द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। तो इसका सही आंसर है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following articles of the Indian Constitution deals with the provisions for a uniform civil code? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब ये है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, या फिर स्त्री हो या पुरुष हों, उन सब के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह हो, तलाक हो, बच्चा गोद लेना हो या संपत्ति में बंटवारे जैसे जो भी विषय हैं वो हर एक नागरिक के लिए सेम होगा, यानी हर एक के लिए एक ही कानून होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a fundamental duty as enshrined in the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर 42वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भाग 4 में रखा गया था और 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी सुरक्षा करना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य का पार्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है और ये डीपीएसपी का पार्ट है, यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया इज एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत में पंचायती राज की अवधारणा संविधान के किस भाग में निहित है? तो इसका राइट आंसर है पार्ट 9, भाग 9। भारत में पंचायती राज की अवधारणा संविधान के भाग 9 में निहित है और ये ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 1992 के 73वें संशोधन के अंतर्गत इसे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया आर पास्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ। भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार पारित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368।
भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार पारित किए जाते हैं, जो संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है। और आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 प्रेसिडेंट को ये पावर देती है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल 346 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाएगी, यानी आधिकारिक भाषा जो यूज की जाएगी, उसके बारे में डील करता है। और आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित संविधान से उधार ली गई है। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में नियम बताए गए हैं और भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारत में नागरिकों के लिए केवल एक नागरिकता उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान भारत के मूल निवासी के रूप में स्वीकार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस विद इन। भारत का राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे निम्नलिखित समय के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। इसका राइट आंसर है 6 मंथ्स, 6 महीने। राष्ट्रपति एक ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। एक गैर सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC आर अपॉइंटेड बाय। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र में UPSC के समानांतर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है और इन दोनों UPSC और SPSC की संरचना, उनके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन और इनकी शक्तियां और कार्य से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लोकसभा इज करेक्ट। लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारी संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन यानी अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है और निचला सदन यानी लोअर हाउस जिसे लोगों का सदन यानी लोकसभा कहा जाता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, द टर्म ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये ऑप्शन गलत है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और ये एक्सटेंशन इमरजेंसी के लागू होने के बाद 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है, द मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज 30 ईयर्स। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लोकसभा के कैंडिडेचर के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स है यानी 25 साल है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन साधारण बहुमत द्वारा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा किया जाता है।
और हमारे संविधान में आर्टिकल 93 यानी अनुच्छेद 93 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है। लोकसभा के कार्यकाल के खत्म होने से पहले भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिडुअरी पावर्स इन इंडिया आर वेस्टेड विद। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद। रेजिडुअरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां हैं जो तीनों सूचियों में से किसी में भी निहित नहीं हैं। और ये तीनों सूचियां कौन कौन सी हैं? ये हैं यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। और ये शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल के आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। लेकिन रेजिडुअरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 के अंतर्गत आती हैं। इसमें कहा गया है कि संसद को ऐसे किसी भी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने की अनन्य शक्ति है जो समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट या राज्य सूची स्टेट लिस्ट में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फाउंड इन। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या किसी अन्य कारण की वजह से अपनी ड्यूटीज करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उन कार्यों का निर्वहन कर सकता है। और आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 ये उल्लेख करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। और आर्टिकल 62 यानी अनुच्छेद 62 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के कार्यालय में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उस रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के पद की अवधि के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1992। NCW की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी और उस समय इसकी चेयरमैन जयंती पटनायक थी, यानी NCW की पहली चेयरमैन जयंती पटनायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्य नहीं है? भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 ये उल्लेख करता है कि अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वो सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राथमिक वकील भी हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू असिस्ट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इन हिज ड्यूटीज। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होता है, यानी अटॉर्नी जनरल का सबऑर्डिनेट होता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है और ये अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा की जाती है। और इस ऑप्शन में ये मेंशन है कि अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करता है, तो ये गलत है, जबकि उल्टा होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्यों में सॉलिसिटर जनरल असिस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज हिज वीटो पावर ऑन अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस।
भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के वीटो पावर को समझते हैं। जब संसद में कोई विधेयक यानी बिल पेश किया जाता है तो संसद विधेयक को पारित कर सकती है और विधेयक के अधिनियम बनने से पहले यानी बिल को एक्ट बनने से पहले इसे राष्ट्रपति के समक्ष उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो या तो विधेयक को अस्वीकार कर दे या बिल को वापस कर दे या बिल पर अपनी सहमति रोक दे। तो बिल पर राष्ट्रपति के इस चुनाव को वीटो पावर कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती हैं: एब्सोल्यूट वीटो, जिसे पूर्ण वीटो कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो यानी पूर्ण वीटो के तहत राष्ट्रपति अपने समक्ष प्रस्तुत किसी विधेयक पर किसी भी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। सस्पेंसिव वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अगर वो धन विधेयक नहीं है उसको वापस करने की शक्ति को दर्शाता है। और पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की वो शक्ति है जिसमें वो बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करता, यानी ना ही उसका अनुमोदन करता है, ना ही उसे अस्वीकार करता है, ना ही वापस करता है, बल्कि उस बिल को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्हेन द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल। जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक निजी सदस्य विधेयक है, तो ये ऑप्शन सही है। प्रेसिडेंट इस केस में अपनी एब्सोल्यूट वीटो यानी पूर्ण वीटो को यूज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस बिफोर द प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट टू द बिल। जब राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अपनी सहमति देने से पहले कैबिनेट इस्तीफा दे देता है। जब कैबिनेट राष्ट्रपति के समक्ष इस्तीफा दे देता है तो राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति दे सकता है। नई कैबिनेट राष्ट्रपति को पुरानी कैबिनेट द्वारा पारित बिल को अपनी सहमति नहीं देने की सलाह दे सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया इज इनकरेक्ट। भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये ऑप्शन सही है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, लेकिन संविधान में इसका विशेष रूप से उल्लेख यानी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन इट डिवाइड्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इनटू 3 ब्रांचेस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये सरकार की शक्तियों को 3 शाखाओं में विभाजित करता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये ऑप्शन सही है। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है। और जुडिशियरी न्यायपालिका सरकार की वो शाखा है जो कानून की व्यवस्था करती है, विवादों का निपटारा करती है और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी और संविधान का संरक्षक भी माना जाता है, यानी जुडिशियरी को वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट एम्स टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन सिंगल अथॉरिटी। इसका उद्देश्य एक एकल प्राधिकरण में शक्ति की एकाग्रता को रोकना है। तो ये ऑप्शन सही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किसी एक अथॉरिटी को पूरा पावर देने की बजाय उस पावर को 3 शाखाओं में बांट देती है। तो ये ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज। कानून के शासन का अर्थ है, कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक को कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। इसी तरह कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रत्येक नागरिक को दंडित भी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वोट ऑन अकाउंट रेफर्स टू। वोट ऑन अकाउंट शब्द किसको संदर्भित करता है? वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान का प्रयोग तब किया जाता है जिस वर्ष इलेक्शन होता है। वोट ऑन अकाउंट वो प्रक्रिया है जिसमें जाने वाली सरकार
कुछ महीनों के लिए व्यय करने के लिए और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करने के लिए संसद से अंतरिम अनुमति मांगती है और ये धन भारत सरकार की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। जिस साल इलेक्शन होने वाले होते हैं उस साल यूनियन बजट ना प्रेजेंट करके इंटरिम बजट पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द टेम्परेरी प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट टू एंकर एक्सपेंडिचर पेंडिंग द पासिंग ऑफ द बजट। सरकार के लिए बजट पारित होने तक का खर्च करने का स्थायी प्रावधान। अंतरिम बजट पर एक वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। उसमें इंटरिम बजट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है और साथ ही यूनियन बजट ऑफ इंडिया पे भी एक वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। आप इन दोनों वीडियो इंटरिम बजट और यूनियन बजट दोनों को चेकआउट करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पे दे दी गई है और इंटरिम बजट का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ। खुशी का सिद्धांत इनमें से किसकी नियुक्ति और हटाने के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सिविल सर्विसेज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यानी आनंद का सिद्धांत यानी खुशी का सिद्धांत ये कहता है कि संघ की रक्षा, डिफेंस या सिविल सेवा में प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राज्यों की सिविल सेवा का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक सिविल सर्विसेज में कार्य कर रहे हर एक मेंबर, हर एक सदस्य अपने पद को धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज चेयर्ड बाय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA 23 दिसंबर 2005 को फॉर्म किया गया था और इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Indian Constitution deals with the provision for the reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha and state legislative assemblies? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 330। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है और आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोथ ए और सी। और आर्टिकल 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 आवर इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स रेफर्स टू। संसदीय कार्यवाही में शून्य काल की अवधारणा का उल्लेख है। 0 आवर शून्य काल उस अवधि को कहते हैं जिसके दौरान संसद के सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अर्जेंट पब्लिक मैटर्स को पार्लियामेंट में उठा सकते हैं और ये समय तब शुरू होता है जब प्रश्नकाल की समाप्ति होती है और नियमित कार्य की शुरुआत होती है। उसके बीच का जो अंतराल होता है वो शून्य काल होता है यानी 0 आवर होता है और ये दोपहर 12 बजे शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द पीरियड ड्यूरिंग विच मेंबर्स कैन डिस्कस मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रायर नोटिस। वह अवधि जिसके दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा इम्प्लाइज दैट। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का तात्पर्य है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। इस कॉन्सेप्ट का अर्थ ये है कि मंत्री परिषद लोकसभा के सभी निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है और यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी परिषद को एक साथ रिजाइन करना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं। इसका मतलब ये है कि सभी मंत्रियों को अपनी भूल चूक के सभी कार्यों के लिए लोकसभा की संयुक्त जिम्मेदारी लेनी होगी। वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और ये कह सकते हैं कि वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1993। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज
17 मई 1993 को स्थापित की गई थी। शुरुआत में 5 धार्मिक समुदायों को इसके अंतर्गत रखा गया था। वो समुदाय हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। लेकिन बाद में जैन समुदाय को भी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज करेक्ट? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, द यूपीएससी कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज। यूपीएससी केवल सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। तो ये ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन में ये दिया गया है कि केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द यूपीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यूपीएससी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करता है, ना कि इलेक्शंस कंडक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ 5 year की बजाय अगर 6 year होता, 6 साल होता, तो ये ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन का टेन्योर 5 साल दिया गया है, इसलिए गलत है। यूपीएससी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, या तो 65 साल की एज तक, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए तब तक उनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन सही है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज करेक्ट? छूट के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यानी छूट के सिद्धांत को समझ लेते हैं। छूट के सिद्धांत का तात्पर्य ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने संवैधानिक अधिकार को अपनी इच्छा अनुसार सरेंडर कर देता है या परित्याग कर देता है, और ये मौलिक अधिकारों के अलावा और भी जो अधिकार है उन सब पर लागू हो सकता है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने अधिकार या उसके विशेषाधिकार को छोड़ देता है, और या जो अधिकार या विशेष अधिकार उसे राज्य द्वारा प्रदान किए गए हैं उनको प्रयोग नहीं करने का विकल्प चुनता है। ये एक तरह से अपनी स्वेच्छानुसार अपने अधिकारों का त्याग करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, इट इम्प्लाइज द सरेंडर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बाय द इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति द्वारा अपने संवैधानिक अधिकार का समर्पण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अशोक मेहता कमेटी वॉज एसोसिएटेड विद। अशोक मेहता समिति किससे जुड़ी है? अशोक मेहता समिति 1977 यानी 1977 में भारत में पंचायती राज संस्थानों के कामकाज को रिव्यू करने के लिए यानी उनकी समीक्षा करने के लिए और उनके सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति ने ये रिकमेंड किया था कि जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है यानी जो 3 tier पंचायत सिस्टम है उसको बदल करके 2 tier सिस्टम यानी 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित की जाए, लेकिन इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था। तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, रिव्यूइंग द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू। मंडल आयोग किसके लिए नियुक्त किया गया था? मंडल आयोग, जिसे ऑफिशियली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन SEBC यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। इस आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी, इसलिए इसका नाम मंडल कमीशन रखा गया। मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना और आरक्षण को जातिगत असमानता और भेदभाव को दूर करने के साधन के रूप में मानना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
C. Examine the issue of reservation for socially and educationally backward classes. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मुद्दे की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेहरू रिपोर्ट सबमिटेड अ प्रपोजल फॉर। नेहरू रिपोर्ट ने निम्नलिखित के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार किया गया था और ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था और इस रिपोर्ट में भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट और प्रभुत्व की स्थिति यानी डोमिनियन स्टेटस की वकालत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के संविधान के लिए एक संघीय सरकार स्थापित करना भी था और अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल ज्वाइंट इलेक्टोरेट तैयार करने के लिए कहा गया था। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और उसके सचिव यानी सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति में टोटल 9 सदस्य शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, रिफॉर्म्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया इज चेयर्ड बाय। भारत में अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसमें आपको इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए फ्यूचर में ऐसे और भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएँ और ऐसे टॉपिक्स लेके आएँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थियोरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज करेक्ट? मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान की मूल संरचना यानी मूल सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होती है, जिसमें कहा गया है कि संसद भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है। इन विशेषताओं में क्या क्या शामिल है इसको देख लेते हैं। तो इसमें शामिल है संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप यानी रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेक्युलरिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। और पांचवा, संविधान का संघीय चरित्र, द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 24 अप्रैल 1973 को भारतीय न्यायपालिका द्वारा केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना के सिद्धांत को संसद की संशोधन शक्तियों पर एक सीमा लगाने के लिए प्रतिपादित किया गया था, जिससे संविधान की मूल संरचना बनी रहे। इसका मतलब ये है कि केशवानंद भारती केस द्वारा ही भारतीय संविधान के मूल संरचना को बनाए रखने के बारे में बात किया गया था। तो संविधान की मूल संरचना केशवानंद भारती मामले से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द केशवानंद भारती केस। यह केशवानंद भारती मामले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल को दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में जाना जाता है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों और विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के आधार को और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ
1985 में 52वें संशोधन अधिनियम 52nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पेश किया गया था और तभी इसे 10वीं अनुसूची में डाला गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। इसके दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 गवर्नर के पावर और फंक्शन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये संविधान के अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 के तहत आता है, जिसमें राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों से और 2 यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 332 एससी और एसटी के लिए सीटों के रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा के प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा के प्रावधानों का उल्लेख है। और आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 155 गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंदिरा साहनी केस इज रिलेटेड विद। इंदिरा साहनी मामला किससे संबंधित है? इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल आयोग भी कहा जाता है, ये सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों की पहचान के लिए गठित किया गया था और ये सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की संवैधानिक वैधता से संबंधित था और इसका गठन 1979 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 निम्नलिखित की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑम्बड्समैन एट द सेंटर एंड स्टेट्स। केंद्र और राज्यों में लोकपाल की नियुक्ति से डील करता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों के गठन का प्रावधान करता है ताकि लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन The concept of preventive detention is primarily associated with which fundamental right under the Indian Constitution? निवारक निरोध की अवधारणा मुख्य रूप से भारतीय संविधान के तहत किस मौलिक अधिकार से जुड़ी है? प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करती है, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करती है और ये राज्य को बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देती है ताकि उन्हें राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कुछ कृत्यों को करने से रोका जा सके। और ये कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत आता है, जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण के बारे में बात करता है, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसके बारे में बात करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस with respect to the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affair of the union। निम्नलिखित में से किसके पास संघ के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है? तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद।
भारत की संसद को संघ के कार्यकलाप के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी अन्य एमसीक्यू क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।